Hello dear student, welcome my YouTube channel कपर्दी नॉलेज क्लास। टुडे टॉपिक इज़ 1935 के अधिनियम की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि जो भारतीय संवैधानिक विकास है, जो भारत का संवैधानिक विकास है, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सीखा था या जाना था कि जो है भारतीय संवैधानिक जो विकास है 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला तो कंपनी का था, कंपनी के अधीन अधिनियम जो बना हुआ था, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। दूसरा था ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास। तो यही टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए बीच में ही मैंने वीडियो जो है बंद कर दिया था और मैंने कहा था कल मैं इस टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि 1935 के अधिनियम की जो मुख्य बातें थीं वो क्या थीं, तो उस बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1935 के अधिनियम की जो मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आज हमारा चैनल विजिट किया है, जो आज हमारे वीडियो पे नए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं या पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो भारतीय संविधान है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका इंटर से भी रिलेटेड है, 9 से भी रिलेटेड है, 8th से भी रिलेटेड है। और कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका पीजीटी आ रहा है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सब में ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जिन लोगों ने अभी आज विजिट किया है और इसके पुराने वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो के लिंक दे रखे हैं। तो फिर हम बिना समय गंवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को कायम रखा गया। इस अधिनियम में क्या रखा गया, क्या बातें थी? जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, मतलब जो वो सबसे सुप्रीम पावर ब्रिटिश संसद के पास थी, तो उसको कायम रखा गया। कायम मतलब उसको बनाए रखा गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी बात ये थी कि संपूर्ण भारत के लिए संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई। भारत के लिए, संपूर्ण सारे भारत के लिए संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ लाने का प्रयास प्रथम बार किया गया। इसमें क्या बताया गया कि जो भारतीय रियासतें हैं उनको ब्रिटिश भारत के साथ लाने का प्रथम बार प्रयास किया गया। अगर आपको यहाँ पे जो अक्षर लिखे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे के वीडियो में ध्यान रखूँगी। नंबर 3 है आपका केंद्र में दैध शासन की व्यवस्था की गई। फिर अगला है प्रांतीय स्वराज की स्थापना की गई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। नंबर 4 है। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय मतलब यहाँ पे होता है, संघीय मतलब कई जब लोग मिलके संघ बना लें, एक यूनियन, उसी को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और नंबर 6 भारत परिषद का अंत करके भारत मंत्री के कार्यों में सलाह देने के लिए कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। परामर्श मतलब सलाह देना, एडवाइज़र लोग जो होते हैं उनकी नियुक्ति की गई। वर्मा को भारत से पृथक घोषित कर दिया गया। अब 1935 के अधिनियम का हमारे संवैधानिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। 1935 के अधिनियम का हमारे संवैधानिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इसमें अनेक दोष थे, बहुत सारी इसमें खामियां थी, कमियां थी, तब भी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नेताओं ने इसकी कटु आलोचना की। कटु आलोचना मतलब बुराई की। भारत के जो नेता लोग थे, लीडर लोग थे, इंडियन जो लीडर थे, उन्होंने इसकी बहुत ही कटु आलोचना की। लेकिन हमारे नवीन संविधान में 1935 के संविधान की बहुत सी बातों को ग्रहण किया गया। अब जो नया संविधान बना था, तो उसमें ये जो 1935 के संविधान जो था उसकी बहुत सारी बातों को लिया गया, ग्रहण किया गया मतलब लिया गया। 1935 के संविधान के अनुसार 1937 में जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकारें कायम कर ली थी
उस समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी ना, तो वही पार्टी थी और कोई ज़्यादा पार्टियां नहीं थी। तो कांग्रेस ही ने 8 राज्यों में अपनी सरकार कायम कर ली। सबसे पहली जो पार्टी है वो कांग्रेस ही थी। ठीक, फिर शायद भारतीय जनता पार्टी आई है। तो सबसे पहले जो है कांग्रेस थी, तो उसने क्या किया, कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकारें कायम कर ली। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी मिल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 में हुआ। तो कोई भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि कोई ये टॉपिक जो है बेकार है, ये पूरा पढ़ना बेकार है। विस्तार से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु, ये यहीं से सब छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और पेपर बनाने वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको पकाया नहीं देते, वो खोजने वाला देते हैं कि कहाँ से आप खोज सकते हैं। तो जितना ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। फिर क्या हुआ, 1939 से 1947 तक का संवैधानिक विकास। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये हम भारतीय संवैधानिक विकास का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास। इसका पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आधा, और आधा आज है आपका। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं अगले वीडियो में इसको अपलोड करूँगी। तो युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी, जब युद्ध हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी जानते हैं, युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा। उसका उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अब जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा अगर हम ऐसा कर देते तो भारतीय भी हमारा सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा, इस उनका ये मतलब था, उसके पीछे इनका ये मोटिव था, ये एम था कि जो है युद्ध जो हो रहा है उसमें भारतीय भी सहयोग करें। इसीलिए सन 1942 में कांग्रेस और लीग में समझौता कराने और भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। किस कारण से, अब ये भी क्वेश्चन बनता है, जो आपके ये स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत क्यों आए, तो वो 1942 में कांग्रेस और लीग में समझौता कराने और भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से वो भारत आए और उन्होंने अपनी योजना की घोषणा की। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग लोगों ने इसको अस्वीकार मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। क्रिप्स योजना के विफल हो जाने के पश्चात जो स्टैफोर्ड ने जो योजना बताई थी उसको क्रिप्स-फोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स योजना के विफल हो जाने मतलब सक्सेस नहीं हो पाई, तो उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस ब्रिटिश शासन का अंत करने की योजना बनाई। कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश शासन का अंत, द एंड करने की प्लानिंग की। फिर 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। कितने को भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 18 अगस्त 1942 को, और कहाँ पे हुआ, बम्बई में हुआ। किसने किया, कांग्रेस ने किया। तो ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए इसी लाइन से। तो जैसे ये आ गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ हुआ, बम्बई में। किसने किया, तो कांग्रेस ने। सारे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा। देश के कोने कोने में क्रांति की आग भड़क उठी। 1943 यानी कि 1943 में लॉर्ड वेवेल, अभी कौन थे, अभी आए थे ब्रिटिश सरकार, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब ये क्या कौन है, लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जो वेवेल योजना कहलाई, और क्रिप्स ने जो की थी वो क्रिप्स योजना कहलाई, और इन्होंने वेवेल ने जो की वो वेवेल योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना पर विचार करने के लिए भारत के राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। तो वेवेल योजना जो है
विचार करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए जो भारत के राजनीतिक दलों का कहाँ सम्मेलन हुआ, शिमला में हुआ। लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी मतभेदों के कारण यह असफल हो गया। अब यहाँ क्या बात थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपसी में मतभेद हो गया आपस में, तो इसके कारण क्या हो गया, ये अनसक्सेसफुल रहा। 19 मई 1946 को भारतीय नेताओं के सम्मुख कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना में संविधान सभा गठित करने की बात कही गई। अब देखिए धीरे धीरे आपका संविधान बनने वाला है, तो संविधान को बनाने के लिए पहले क्या हुआ था, संविधान सभा गठित की गई थी। अब धीरे धीरे हम लोग संविधान बनने की तरफ आ रहे हैं। इस योजना में संविधान सभा गठित करने की बात कही गई। इसको मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अस्थायी सरकार के संबंध में, अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं थी, में मतभेद रहा। 12 अगस्त 1946 को, कितना, 12 अगस्त, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, और 12 अगस्त 1946 यानी कि 1 साल पहले, है ना, को जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मतलब परमानेंट नहीं, अस्थायी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में एक योजना प्रस्तुत की। अब ये कौन से आ गए, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पहले कौन थे, क्रिप्स, फिर वेवेल, फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में एक योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का सुझाव था। अब देखिए अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का सुझाव किसमें था, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल, और ये भी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने 1947 में एक योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का सुझाव था। इसी योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया गया। अब देखिए आज़ादी का दिन आने वाला है, 4 जुलाई 1947। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया गया जो 27 जुलाई 1947 को स्वीकार हुआ, और 4 जुलाई प्रस्तुत किया गया था, और कब उसको स्वीकार किया गया, 27 जुलाई। तो इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी हमारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सारे थे संवैधानिक विकास थे, जिसमें हम लोग 2 डिस्कस कर चुके, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे संवैधानिक विकास, जो कि 1946 से 50 तक की था। तो यहाँ पे इसको हम भारतीय संविधान का निर्माण भी बोल सकते हैं कि यहीं से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या किया गया ये देख लें। अब भारतीय संविधान का निर्माण का काम शुरू हो गया। अब इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा की बैठक का प्रस्ताव किया गया। मतलब पहले गठन किया गया, फिर उसकी मीटिंग कब होगी इसका प्रस्ताव रखा गया, बैठक, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। फिर प्रारूप, जो कैसा संविधान, प्रारूप मतलब होता है किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना, ढांचा बना लेना। तो जो हमारा संविधान होगा कैसा होगा, किस तरह से लिखा जाएगा, कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। फिर संविधान का प्रारूप बनाया गया कि संविधान का कैसा प्रारूप रहेगा। प्रारूप मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाने से पहले हम प्लानिंग कर लें कि उसकी रूपरेखा क्या रहेगी। जैसे आप कोई चीज़ पे निबंध लिखते हो तो पहले प्रस्तावना डालते हो, फिर उसका अर्थ बताते हो, फिर उसके लाभ हानि बताते हो, उसी तरह से। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है उसका पहला जो स्टेप था संविधान सभा का गठन। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे गठन हुआ, कितने सदस्य थे, क्या क्या बातें, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया। भारत के संविधान का निर्माण
एक संविधान सभा ने किया। अब जैसे पूछा जाए संविधान सभा का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान ही की जाने लगी। अब जो संविधान सभा की मांग थी वो राष्ट्रीय जब आंदोलन हो रहे थे तभी की जाने लगी थी। इस मांग को लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कार्य जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्हीं के प्रयासों मतलब कोशिशों से, उन्हीं के प्रयासों से 1936 में कांग्रेस के फैज़पुर अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किया गया। अब क्या प्रस्ताव था, आइए देखते हैं। जो प्रस्ताव होता है ना तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जो प्रस्ताव था आपका यहाँ पे ज्यों का त्यों है, तभी इसको इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं। अब देखते हैं क्या प्रस्ताव था। भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकते हैं, ये अब बता रहे हैं। फैज़पुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया था, भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकते हैं, मान्यता मतलब स्वीकार कर सकते हैं, जिसका निर्माण वे स्वयं करें, मतलब भारतीय लोग करें, ये नहीं कि ब्रिटिश सरकार करे या कोई अन्य व्यक्ति करे, जिसका निर्माण वे स्वयं करें, अथवा जो भारत को राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर और भारत को राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर देश की स्वतंत्रता पर आधारित हो, तथा जिसमें इसकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुसार विकास की पूर्ण गुंजाइश हो सके, और ऐसा हो जिसमें इसकी जो आवश्यकताएं मतलब हमारे देश की जो आशाएं हैं, आवश्यकताएं, उसके अनुसार विकास की पूर्ण गुंजाइश हो, मतलब विकास के बारे में बातें हों। कांग्रेस का उद्देश्य भारत में एक ऐसा लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना, लोकतांत्रिक मतलब जनता के अनुसार शासन, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब जो है प्रजातंत्र, तो लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना जिसमें राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण मतलब एक से दूसरे व्यक्ति को जाना, जिससे राजनीतिक शक्ति जो पॉलिटिकल पावर है उसका हस्तांतरण जनता को किया जा सके और सरकार उसके प्रभावपूर्ण नियंत्रण में हो। ऐसे राज्य की स्थापना केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही हो सकती है जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। अब देखो यहाँ वोटिंग की भी बात आ गई, जिसका निर्वाचन किससे हो, वयस्क मताधिकार। आप लोगों को पता ही होगा हमारे देश में क्या नियम है, 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर सकते हैं उनको मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोटिंग जो वोट देने का के आधार पर हो, और जिसे देश का संविधान बनाने का अंतिम अधिकार हो। ये प्रस्ताव कांग्रेस ने फैज़पुर अधिवेशन में 1936 में किया था। अब कांग्रेस ने 1939 के अधिवेशन में भी इस मांग को दोहराया। उसने 1939 के अधिवेशन में भी इस मांग को दोहराया। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों के इस अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी कि वे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण कर सकें। प्रारंभ में मुस्लिम वर्ग का दृष्टिकोण कांग्रेस से भिन्न था। सब पहले क्या था, जो मुस्लिम वर्ग था उसका दृष्टिकोण क्या था, कांग्रेस से थोड़ा अलग था, भिन्न मतलब अलग था। लेकिन 1940 में उन्होंने भी संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। पहले दोनों में मतभेद थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1940 में उन्होंने भी संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने यह शर्त लगा दी कि एक सभा उन क्षेत्रों के लिए स्थापित की जाए जिनको मुस्लिम वर्ग के लोग राज्य में सम्मिलित करने का दावा करते हैं, और दूसरी शेष भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में भारत के लिए संविधान सभा बनाने की व्यवस्था की गई। इसमें कुल 385 सदस्य होने थे। इनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। अब देखो इसमें कितने सदस्य होने थे, 385 मेंबर होने थे, और मतलब 385 मेंबर्स होने थे। इनमें से 93 मतलब 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुए
और 385 की कुल सदस्यता में से ब्रिटिश भारत के लिए 292 सदस्यों के लिए तो चुनाव हुए, परंतु भारतीय रियासतों की 93 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुए। अब यहाँ पे क्या था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुए 385 की कुल सदस्यता में से। अब जितनी 385 सदस्य होने थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत के लिए 292 सदस्य के चुनाव हुए, परंतु जो भारतीय रियासत की 93 सीट थी उसके चुनाव नहीं हुए। चुनाव में 212 स्थान कांग्रेस ने, 73 स्थान मुस्लिम लीग ने तथा शेष अन्य दलों ने प्राप्त किए। संविधान सभा में कांग्रेस की सबल स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग के नेताओं को निराशा हुई और उन्होंने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। बहिष्कार मतलब ना मानना, उसको मतलब स्वीकार ना करना, उससे बाहर चले जाना। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की जाए। उन्होंने क्या मांग की कि पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की जाए। उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। अब क्या हुआ, संविधान सभा में सभी वर्ग के लोग थे। संविधान सभा में किस किस वर्ग के लोग थे, तो सभी वर्ग के लोग थे। मुस्लिम लीग को छोड़कर 211 सदस्यों ने इसकी बैठक में भाग लिया। इसमें 155 हिंदू, 30 अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि, 5 सिख, 6 भारतीय ईसाई, 5 पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि, 3 एंग्लो इंडियन, 3 पारसी तथा 4 मुसलमान थे। इन सदस्यों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विद्वान सम्मिलित थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बाल गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य कृपलानी और टी.टी. कृष्णमाचारी प्रमुख थे। ये सभी सदस्य कांग्रेस से संबंधित थे। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों से संबंधित सदस्य भी थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन गोपालस्वामी अयंगर और डॉक्टर जयकर, प्रोफेसर के.टी. शाह प्रमुख थे। संविधान सभा में कुछ महिला सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनमें श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख तथा श्रीमती हंसा मेहता प्रमुख थी। अब क्या हुआ, संविधान सभा की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग ही थे। किसानों तथा मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें क्या सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें या तो सबसे ज़्यादा बड़े लोग थे उच्च वर्ग के और मध्यम वर्ग, और जो सबसे निम्न वर्ग था किसान तथा मजदूर, उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ समय के लिए सोमनाथ लाहिड़ी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में किसानों तथा मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात वे चुनाव नहीं जीत सके। अतः संविधान सभा में किसानों तथा मजदूरों की बात कहने वाला कोई नहीं था। आगे हम और जानकारी लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक की आप लोग इतना पढ़िए और समझिए। जो ना समझ में आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।